नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज पिछले 2 महीने से जो लगातार बदस्तूर जारी है, बिना किसी रुकावट के इस देश के 2 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार को जमीन पर रहकर कवर करने की हमने कोशिश की है। करीब करीब 10,000 किलोमीटर का सफर किया, लेकिन अभी भी दिल्ली थोड़ी दूर है। और दिल्ली इसलिए दूर है क्योंकि इस देश में 7वें चरण का चुनाव बचा है। और ये चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे में आकर बात करें तो पूर्वांचल पर आकर रुका हुआ दिखाई देता है, जहां पर तमाम तरीके से जोर आजमाइश हो रही है। हर कोई इस प्रयास में है कि वो जो बोलते हैं ना कि अंतिम चोट जो मारनी है वो बेहतर तरीके से हो। लेकिन जब देश के भविष्य की सरकार बन रही हो तो देश के भविष्य से भी वार्तालाप कर लेना चाहिए। जब आप बनारस का नाम लेते हैं, जब आप वाराणसी का नाम लेते हैं, आप काशी का नाम लेते हैं, तो ढेर सारी छवियां, ढेर सारे संस्थान, ढेर सारे लोग आपके जेहन में आ जाते हैं। और उन्हीं में से एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है। सालों से जहां ज्ञान की गंगा बहती रही, तमाम आंदोलनों को, तमाम मुद्दों को जहां उठाया जाता रहा, ऐसे में छात्र राजनीति या भविष्य के छात्रों के इस केंद्र में हम भी पहुंचे, ठीक उस जगह पर जहां सामने विश्वनाथ टेम्पल है। और यहाँ के लोग इसे अपनी भाषा में बड़े प्यार से, सम्मान से VT कहते हैं। तो VT पॉइंट पर जब आप पहुंचते हैं, तमाम लोग होते हैं, कई दर्शनार्थी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, लोगों को और BHU कैंपस को देखने वाले होते हैं, और वो भी होते हैं जो BHU में रह रहे हैं और इस देश के भविष्य के मतदाता हैं। कुछ ऐसे ही छात्र हमारे बीच मौजूद हैं। बनारस में जब हम आते हैं और छात्रों से बात करते हैं तो मुझे लगता है मुद्दों की बात ज्यादा होती है, वाजिब बात ज्यादा होती है। इसलिए हमको भी बतौर पत्रकार पसंद आता है कि BHU कैंपस में आकर बात की जाए। क्या नाम हुआ दोस्त? सुमन आनंद। सुमन, यहीं से शुरू करता हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोग हैं, आसपास के माहौल को, तमाम छात्रों को, अपने साथियों को देखते हैं। क्या मिजाज, क्या कारण लग रहा है, जो कोई भी हो, अलग अलग इलाकों के वोटर होंगे, आपके तमाम दोस्त होंगे, किस आधार पर वोट देने का युवाओं का मन बनता दिखाई दे रहा है? मैं मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उस मन को समझना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मन की बात करें तो हम घर से इतनी दूर आते हैं और हमारे जैसे 30 से 35 हज़ार छात्र यहाँ रहते हैं। तो जब हम घर से दूर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि हम कम से कम समय में कैसे अपने माता पिता के कष्टों को दूर कर सकें। अब वो कष्ट कैसे दूर होंगे? तो ये आर्थिक, जो आर्थिक सहयोग हम उनको कर पाएंगे, उनसे उनके कष्ट दूर होंगे। और ये आर्थिक सहयोग कब होगा? जब हम जल्द से जल्द आफ्टर डिग्री कोई किसी अच्छे स्थान पे हम जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वो डजेंट मैटर, लेकिन हमें जल्द से जल्द आय का स्रोत हमें मिल जाएगा, तो हम उनको उनके कष्ट को दूर करेंगे। और हमारी जो मनोदशा होती है, हम छात्र जो हॉस्टल के कमरों में बैठ के यही सोचते हैं, हमारा मैक्सिमम टाइम इसी में जाता है कि हम जल्द से जल्द कैसे उनको उनके कष्टों से दूर करें। बहुत वाजिब बात आपने कही, क्योंकि मैं बोला ना कि देश में अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, ढेर सारी लोकसभाओं को, 50 से ज्यादा लोकसभाओं को हमने कवर किया, लेकिन ये क्लियरिटी कुछ ही जगहों पर मिलती है कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी फॉर्म नहीं होता। आपने कहा दोनों तरीके के सेक्टर हों, लेकिन वो मौके मिले। चुनौतियां या मुद्दे युवाओं के हिस्से के क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चुनाव का है वो बेरोजगारी है। अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, और अगर हमारे मुद्दे आप कहेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई। क्योंकि हम जब शाम में अपने लॉज के कमरे से, अपने हॉस्टल के कमरे से जाते हैं, और जब हमारा खाना, जो चावल हम पहले 30 रुपये केजी लेते थे, आज 58 रुपये केजी अगर मिलता है। हमारा तेल जो पहले 70-100 रुपये मिलता था, अब 150 रुपये मिलता है। क्योंकि हमारी जो इनकम थी, इनकम अब और स्रोत माँ बाप के यहाँ से जो आना है, हमारा कल भी स्रोत 4,000 का था और आज भी 4,000 का स्रोत है। लेकिन वो जब हम खरीदते हैं तो वो बाजी हमें लगता है, इसलिए कि वो 30 दिन उस 4,000 में कैसे काटना है, कैसे चलाना है, वो एक मुद्दा होता है। और दूसरा होता है कि आफ्टर डिग्री जब ये वाला फेज हम खत्म कर लें, ये 30 दिन वाला, ये जो हमारा 3 साल 4 साल का जो चलता है, इस फेज के बाद जब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, तब हम कहाँ पहुंच पाते हैं, ये दो हमारे बड़े मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा जो हमारे विश्वविद्यालय का है, वो है कि ये विश्वविद्यालय का जो तानाशाही रवैया, तो हमें ये समझना, हम छात्रों को ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना कि तानाशाही रवैया क्यों हो रहा है। जैसे आज विश्वविद्यालय का माहौल ये है कि अगर आप कहीं धरने पे बैठो, आप जाएंगे पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से बिरला ए के पास वहां बंद है, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप जाएंगे कार्डियोलॉजी विभाग, वहां ओम शंकर सर पिछले 18 दिनों से बैठे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे BHU IIT गैंगरेप के बाद जो प्रोटेस्ट का मुद्दा था, 18 लोगों पर मुकदमा हुआ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे।
ऐसा नहीं कि जो दोषी थे, दोषियों पे तो खैर 2 महीने बाद ये किए ही, लेकिन 18 लोगों पे मुकदमा सबसे पहले होता है, और वो भी किस तरह का मुकदमा, SC/ST एक्ट और 354 भी उल्टा ही, जैसे संगीन धाराएं उन पे लगाई जाती है। कई सारे छात्र जो अपनी आवाज उठाते हैं उनको दीवार कर दिया जाता है विश्वविद्यालय से। तो आज विश्वविद्यालय का जो सबसे, और तो उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर जो किसी खास दल से जुड़े होते हैं, वो छात्रों को अपने ऑफिस में बुला कर टारगेट करते हैं कि तुम अगर ये करोगे तुम्हारा करियर खा जाएंगे, तुम्हारी डिग्री रख लेंगे। लेकिन हम छात्र बहुत मजबूत हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि डिग्री आपने हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट दिलवाएगा। तो हमें उनसे समस्याएं नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं कुछ विश्वविद्यालय के, वो बहुत जरूरी है। हमारे अहम मुद्दे हैं, और साथ साथ हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो छात्र संघ, जो हमारे बीच में छात्र संघ हो, इस पे हम बात करें। छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगी है, क्या नाम है दोस्त? राहुल पटले। राहुल, ये बताओ कि इस बार युवाओं के बीच में तमाम दोस्त लोग बात करते होंगे, कोई यहाँ के वोटर होंगे, कहीं बाहर से पढ़ने आए होंगे, स्वाभाविक तौर पर किस आधार पर वोट देने का मन बन रहा है, किन मुद्दों पर? युवा तो चाहते हैं कि जैसे मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, 1400 किलोमीटर से आ रहा हूँ, इतनी दूरी से क्यों कि मुझे रोजगार मिले, डिग्री के बाद हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो डिग्री मिले मुझे, और मुझे एक अच्छी रोजगार मिले। लेकिन जब मुझे रोजगार ही नहीं मिलेगा तो इतने दूर 1400 किलोमीटर दूर आके पढ़ने का क्या फायदा है। तो युवा चाहता है कि हमें रोजगार मिले। प्रत्येक युवा जहाँ BHU में घुमा हो तो युवा चाहता है कि रोजगार मिले। हर जो युवा चाहता है। जब मैं मेरे दोस्तों से पूछता हूँ कि वो पहले 2014-19 में उनके पिताजी ने मोदी जी को वोट किया, लेकिन इस बार उनके पिताजी वो चाहते हैं कि मोदी जी को क्यों वोट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ने जुमलाबाजी की है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ में 2 लाख भी नौकरियां नहीं दी। तो यही मुद्दा रहेगा, रोजगार रहेगा। राहुल, तुमने तो मुझे 2 राज्य एक साथ समझा दिए। यहाँ की तो बात हो ही गई, महाराष्ट्र भी समझा दिया। एक चीज में अगर आप उसका जवाब दे सको, क्या महाराष्ट्र में जिस इलाके से आप आते हैं, क्या वहां पर आपको ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं मिले जहां आपको ये गारंटी लग रही हो कि मैं वहां से पढ़ूं और बेहतर हो जाऊं? कि आप वही जो आपने कहा 1400 किलोमीटर की दूरी तय की है, मैं थोड़ा सा आपसे ना महाराष्ट्र भी समझ लेना चाहता हूँ खड़े खड़े। देखिए, मेरे जिला की बात की तो वहाँ CBSE पैटर्न की स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ सिर्फ स्टेट बोर्ड के है। वहाँ मैं 10वीं तक मुझे इंग्लिश क्या होता वो मुझे पता नहीं। ऐसी स्थिति हमारे जिले है, नंदुरबार जिले में। और महाराष्ट्र की बात की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अच्छी है, पुणे यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ वो थोड़ा हम एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और हम गरीब है फैमिली से, इसलिए हम वहाँ एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ महीने में 10,000 रुपए लगते हैं। तो ये ठीक है, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी भी ऐसे जिले इस देश में मौजूद हैं जहां से बच्चों को शिक्षा के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़े। क्या नाम दोस्त? दीपक कुमार। दीपक, क्या है इस बार का मुद्दा युवाओं के बीच में, और उससे थोड़ा सा ना ज्यादा एक कदम आगे ये समझाना, मुद्दों पर तो हमने सुमन से, राहुल से बात कर ली कि मुद्दों की बात करते हमने युवाओं को कई बार देखा है, क्या वो वोट मुद्दों पर डलता है? बिल्कुल, अगर युवाओं की बात किया जाए तो युवा तो वोट मुद्दों पे ही डालते हैं। और अगर जैसे BHU के युवा के बारे में बात करें तो उनके पास कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं उसके पास। शिक्षा लगातार महंगी हो रही है यहाँ पे, सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाए जा रहे हैं और लूट मार मचाई हुई है। मतलब किसी भी तरह से जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे किसी तरह से पैसा लूट लिया जाए। एक तरह से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है BHU, जबकि यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी था। जैसे राहुल ने बताया वो महाराष्ट्र से आया है, सुमन भैया बताया वो बिहार से आया है, मैं झारखंड से आता हूँ। तो दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे शिक्षा सस्ती थी, अच्छी शिक्षा थी पहले, लेकिन अभी कुछ सालों में ये इतनी महंगी हुई है यहाँ पे शिक्षा। दूसरा, महिला सुरक्षा, यहाँ पे परिषद के लोग आते हैं, आपने हाल ही में IIT कांड सुना होगा, वहाँ पे महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तीसरा, महंगाई, महंगाई पे तो बात कर ही लिया। और चौथा है स्वास्थ्य। ठीक है, हम हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में IMS के डॉक्टर ओम शंकर सर हमारे सपोर्ट में अभी तक 17वां दिन है आज शायद,
वो धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, उनका अभी तक कोई सुनने नहीं गया, जब और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। वो इसीलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए है, जो वहाँ पे बेड का घोटाला हुआ है, बेड का घोटाला है, और बहुत सारे कमरे जो बना दिए गए थे वो खोले नहीं गए हैं मरीजों के लिए, मरीज ऐसे धूप में पड़े हुए रहते हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, पेड़ों से कमाई की जा रही है। बीएचयू का जो संविधान था उसमें बदलाव किया जा रहा है। बीएचयू के संविधान में लिखा था कि यहाँ पे 70 और 30%, 50% यहाँ पे बिल्डिंग्स रहेगी और 50% यहाँ पे वनस्पति जो है, पेड़ पौधे रहेंगे, लेकिन संविधान में बदलाव करके 70 और 30% कर दिया गया है। 70% बिल्डिंगें बना दी गई है और 30% पेड़ रखे गए हैं और सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं और हम लोग इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बाकियों का नहीं कह सकते, हम युवा इन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे। आप लोग, अब जैसे इन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर वोट देंगे, बाहर एक बहस और चलती है इस कैंपस के बाहर कि देखिए बीएचयू में आप जाते हैं, मुद्दों पर बात होती है, लेकिन उन मुद्दों पर वोट बनारस को प्रभावित नहीं करता क्योंकि अधिकतर बच्चे तो बनारस के नहीं हैं। ये एक मिश्रित कैंपस है जहां पर बहुत सारे बनारस के नहीं है। हाँ। अगर बनारस की बात होती है तो बीएचयू की जो मेन कोर प्रॉब्लम है वो बनारस की कोर प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बीएचयू प्रशासन को या फिर मोदी प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 95% स्टूडेंट तो बाहर से हैं और यहाँ के वोटर नहीं है। क्योंकि अगर वाराणसी लोकसभा को प्रभावित करेगा तो वाराणसी वोटर प्रभावित करेगा, और वाराणसी वोटर जो है ना वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का वोटर है, आपका यूपी कॉलेज वाराणसी वोटर है, बीएचयू में वाराणसी वोटर नहीं है। और इसीलिए जो ये तानाशाही रवैया, अभी इन्होंने बताया कि जो तानाशाही बीएचयू तानाशाही रवैया बनाया हुआ है उसके ऊपर इतना प्रभाव शायद नहीं पड़ा। बच्चे बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कमेटी होती है किसी भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, वो बनती है। लेकिन बीएचयू के अंदर हो सकता है ऑटोनोमस बॉडी, खैर यही नहीं है, कोई भी एम्स हो, कुछ भी हो, अपने हिसाब से सही को गलत साबित कर सकते हैं और गलत को सही साबित कर सकते हैं, वो उनका अपना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की नहीं सुनी जा रही, स्टाफ की नहीं सुनी जा रही, ये बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन इससे सर चुनाव का जो है ना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सुनवाई नहीं, तो कहीं ना कहीं चुनाव इफेक्टेड नहीं है, राइट। क्योंकि अगर बनारस लोकसभा की बात करो तो यहाँ प्रधानमंत्री खुद कैंडिडेट है, उसके बावजूद भी इस चुनाव के टाइम पर अगर इनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे तो कहीं ना कहीं बीएचयू इफेक्ट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लोकल लोगों के मुद्दे की बात करते हैं तो लोकल लोगों को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा झुकाव है बनारस का, क्योंकि बनारस जो है ना हिंदुइज्म की एक कैपिटल कह सकते हैं कि ये जो है ना सेंटर रहा है। तो यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर हो गया, ये मुद्दे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो वास्तविक जो युवा का मुद्दा है, जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो, देखिए महंगाई किसी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के अंदर महंगाई तो होती है, 3% 4% तो हर साल बढ़ता ही है, लेकिन उस हिसाब से वेजेस बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या है, 2016 के बाद से आप डाटा उठा के देखिएगा कि जितनी भी जो इंडिया मिक्स इकोनॉमी था उसमें सोशलिस्ट थी और कैपिटलिस्ट थी, लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म हावी हुआ है। कैपिटलिज्म इतना हावी हुआ है कि आप देखें धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़ा व्यापारी बंद होते चले जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जगह ले रहा है, मॉल्स वगैरह बन गए, ठीक है, कपड़ा व्यापारी खत्म हो गया। धीरे धीरे ये जो आप शॉप वाले देखेंगे, छोटी छोटी शॉप थी इसमें कि आपकी छोटी छोटी दुकानें हैं जो इसकी, ये सारी खत्म हो जाएंगी। आगे चल के छोटा बिजनेस जो होगा ना वो धीरे धीरे खत्म होकर पूरा कॉर्पोरेट उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तो बात कर रहे हैं कि जो भारत है ना वो आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर में हमारी आत्मता कितनी है? हम तो एक नौकर बन रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि आप जो है ना जॉब करिए जाके। इंडिपेंडेंसी के मामले में बात करें तो जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो पूर्ण तरीके से खत्म होकर फॉर्मल सेक्टर में बदल गया है, और जो कि भारत की आत्मा थी। मेरा नाम अनुराग दुबे है। अनुराग ने जो समझाया, आप उसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में जोड़ना चाहते जी। देखिए, आपने भी पहले कहा था ना कि इस विश्वविद्यालय का एक लंबा इतिहास है। जब पहली संविधान सभा की बैठक होती है ना तो 389 मेंबर होते हैं। 89 मेंबर इसी बीएचयू से परोक्ष अपरोक्ष रूप से होते हैं। इस विश्वविद्यालय में हम मानते हैं कि बनारस के लोग बहुत कम है, 5% या 10% जो भी आप कह लीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय हमेशा नैरेटिव सेट करता है। हम अपनी आवाजों को जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं कि कैसे जो है देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है, चाहे ड्यू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, एमयू हो, बीएचयू हो, वो कैसे जो है इफेक्ट कर रही है और कैसे वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जो है
खराब किया जा रहा है, लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको देश भर के युवा भी सुनते हैं और जो भी हमारे घर परिवार में लोग बैठे हैं वो भी सोचते हैं, समझते हैं कि हमारे घर से ही बच्चा गया है, तो देश भर के चुनाव पे जरूर प्रभाव डालता है। बीएचयू के भीतर जो पिछले 10 सालों में आप गिरावट महसूस करेंगे। सवाल में एक चीज जोड़ रहा हूँ, मैं देश नहीं शब्द कहा था, मैं इसलिए पूछा, जो उन्होंने कहा ना वो बात सही उन्होंने अपने हिसाब से पकड़ी, कि मैंने ये बोला था कि बनारस के चुनाव को बीएचयू शायद असर कम डालता है। उसका एक कारण ये कि एक अवधारणा ये बन गई है कि भाई यहाँ पर लोकल लोग नहीं, तो उनके जो मुद्दे हैं वो शायद युवाओं के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वो बनारस का मुद्दा नहीं है। ऐसी अवधारणा कई बार आप लोग भी सुनते हो। लेकिन आप देखेंगे ना तो बीएचयू का एक जुड़ाव जो है, आप एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और आप स्वास्थ्य के भी पर्पज से पूरे बनारस को प्रभावित करता है। यहाँ जो सर सुंदरलाल अस्पताल जो है वो आप कह सकते हैं बिहार, पूर्वांचल, आसपास के मध्य प्रदेश के इलाके उन सभी मरीज आते हैं। आप देखेंगे ना तो यहाँ की जो की पोजीशंस है आज के डेट में, चाहे वो रजिस्ट्रार का पोजीशन हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का पोजीशन हो, डीएसडब्ल्यू का पोजीशन हो, या फिर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी का पोजीशन, ऐसा लगता है जैसे ठेके पे दे दिया गया, मतलब परमानेंट अपॉइंटी नहीं है वो इस विश्वविद्यालय में। देश को चलाने की जिस प्रकार से कैबिनेट की जरूरत होती है ना, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए उस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जरूरत होती है। अक्टूबर 2021 के बाद से जो है अमित शाह जी के राजनीतिक कोटे से जो बहाल कुलपति है सुधीर जैन साहब, उन्होंने अपॉइंट नहीं किया और 12 लोगों को स्पेशल आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एडवाइजर नियुक्त किया, जिसकी तनख्वाह 1,80,000 से भी ऊपर है और उसमें से 7 से अधिक जो है गुजराती हैं। तो आप कह सकते हो कि लगातार विश्वविद्यालय को जो है मतलब पैसों का चारागाह बना दिया गया है। मैं इसलिए इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि आप हॉस्टल की फीस देखेंगे तो 300% की बढ़ोतरी मानेंगे। लाइब्रेरी की किताबों की संख्या पहले 2014 से पहले 5,000 थी, अब 3,000 हो गई है। और फीस अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट चार्ज 50 रुपए होता था, आज 500 रुपए हो गए। तो आप हमारे चार्जेस 10 गुना बढ़ा दिए, लेकिन अगर आप किताबों की संख्या आधी कर दी हो, व्यवस्थाएं जो है आपको नजारा दिखेगी, चाहे हॉस्टल हो, चाहे कैंपस हो, चाहे आप फैकल्टी चले जाओ। लेकिन इस पे अगर आप बात करना चाहते हो ना, तो आपको कोई ये व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है विश्वविद्यालय में जहां हम अपनी बात आप बीती को कह सके। तो इसलिए जो है किसी भी प्रकार का जो आप कह सकते हो, चाहे आईसीसी हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, स्टूडेंट काउंसिल हो, उसकी बहुत जरूरत है इस विश्वविद्यालय को। और 10 साल पहले जब आप जाएंगे तो सत्ताधारी दल के लोग जो आपको दिख रहे हैं कैंपसों में, यही लोग दिन भर चिल्लाते थे कि छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ होनी चाहिए। पता नहीं 10 साल में इनको सांप कहाँ सूंघ गया। ये सांप उसी तरह से सूंघ गया जैसे 14 से पहले कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, महंगाई, डॉलर और रुपया के कंपेरिजन बताते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अगर कह दीजिए तो हंसते हुए चले जाते हैं, या फिर हमें जो है देश विरोधी या फिर देशद्रोही कह के चले जाते हैं। क्या नाम दो? मैं नाम राणा रोहित है, मैं यहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। और हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि 2006 के बाद जो है नॉन जेआरएफ फेलोशिप 1 रुपया नहीं बढ़े हैं, लेकिन महंगाई का असर आप देख सकते हैं। जो चाय 2 रुपए में मिल जाती थी, आज उस चाय की कीमत 10-10 रुपए हो गई है, लेकिन 8,000 की फेलोशिप वो 8,000 पे ही अटकी हुई है। ये शोधार्थियों की, देश भर के विश्वविद्यालय की शोधार्थियों की बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? मैं विशाल गौरव हूँ, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बैचलर कर रहा हूँ। तो खूब समझते होगे कि राजनीति विज्ञान चलता कैसे है और राजनीति में विज्ञान कितना होता है और समीकरण कितने होते हैं। क्या कह रहा है इस बार का युवा और खास तौर पर आप लोग के दोस्त? हालांकि वही बात हो जाती है कि अलग अलग राज्यों के वोटर होते हैं तो शायद बंटवारा ना हो जाए। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि यहाँ बीएचयू जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं विभिन्न देश के विभिन्न जगहों से आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी बनारस से ही बिलोंग करते हैं। तो इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे वाराणसी का जो रिजल्ट आता है, जो विजेता आता है, उसका कोई असर बीएचयू पे नहीं पड़ता है, जो पूरे देश पे इफेक्ट कर रहा है। और देश पे इफेक्ट इसलिए कर रहा है कि यहाँ विभिन्न लोग जो हर एक राज्य से यहाँ पे स्थापित करते हैं। और आपने एक और बात पूछा कि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कैसा क्या असर पड़ता है, तो मैं यहाँ 2 बात जोड़ना चाहूँगा। समाज में आज लोगों को थ्योरी ऑफ डिवाइन पढ़ाया जा रहा है कि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं है, राजा भगवान ने हमको भेजा है। लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। लोगों पर राज करने का 2 तरीका इन्होंने इजाद किया है। पहला, लोगों को जातीय पे बांटिए, उस हिसाब से वोट बैंक बनाइए। और दूसरा, लोगों को धर्म के नाम पे बेच दीजिए। लोग को न रोजगार की चिंता रहेगी, न महंगाई की चिंता रहेगी, न स्त्रियों की कोई इज्जत की चिंता रहेगी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाल। सर मैं एमलिप का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। आप कुछ बोलने आए थे और बीच में मुझे लगा कहीं चले गए। जी सर मैं जिस प्रकार से शिक्षा की अगर बात किया है कि जिस प्रकार से शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, पहले 31% था, अब 31 से 21% कम कर दिया। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं,
तो जो इसमें जो लाइब्रेरी में किताबें थी, जिस प्रकार से किताबों की कटौती की गई है, पहले 5,000 किताबें आती थी, तो क्यों 3,000 किताबें कम कर दी गई? अभी आप सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी में जाइए, अभी ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभी मैं साइबर लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, वहाँ पे मतलब लड़कियां लोग सब लौट जा रही हैं। अभी पीछे 6 तल्ले की लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई है। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, उससे हम उद्घाटन करें तब चालू करवाएं। पहले बोले थे जून में, मतलब मई में स्टार्ट हो गई, मई के बाद जून आ गया, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, अब बोल रहे हैं कि अगस्त में हो गई, अगस्त में स्टार्ट हो गई नया सेशन में। तो इस प्रकार से सर जो हमारा जैसे शिक्षा वाला मुद्दा है तमाम है, तो इसमें लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है, जिस प्रकार से हॉस्टलों की फीस हो गई या हमारी कुछ सब्जेक्ट सेशनल की फीस हो गई, लगातार बढ़ोतरी करते हैं। और देश में देखिए सर क्या माहौल चल रहा है, महंगाई का, शिक्षा का, बेरोजगारी का। सर मैं मध्य प्रदेश की भूमि से आता हूँ, वहाँ की अभी जिले से शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर के पास पड़ता है सर। मैं इतने दूर वहां से पढ़ने आया हूं, तो यही है कि सर जो बुनियादी मुद्दों हैं, मेरी जो सोच में पड़ रहा है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे काम नहीं कर रहे हैं। बुनियादी मुद्दे हमारा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, है ना, रोजगार हो गया, इन बिल्कुल काम नहीं कर रहे। जिस प्रकार से पेपरों में धांधली हो रही है ना, पेपर लीक हो जा रहा है, ऐसे तमाम चीजें हैं। और बस मैं इतना ही बात कहूंगा, और मैं अपने भैया, बड़े भैया से बोलूंगा कि सर भी बात रखें अपनी। नहीं, उन्होंने बात रख ली। अच्छा, आप जब बीच में यहाँ से अंतर ध्यान हुए थे, तब बड़े भैया ने बड़े ध्यान से अपनी बात रख ली। जी सर बेसिकली मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बनारस जो है ना वो मोदी जी का घर इसीलिए क्योंकि मोदी जी 2 सीट से नहीं लड़ रहे हैं, वो श्योर हैं कि यहाँ से नहीं हारेंगे। रीजन क्योंकि उन्होंने कभी भी क्लेसेस वाली बात को मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दिया, जो भी रहा है। और बनारस में वो 100% श्योर होके चल रहे हैं कि वो जीतेंगे। और बीएचयू के मुद्दे की बात है, तो बीएचयू के मुद्दे के लिए मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं एक ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप सीयूईटी से एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी काउंसिल जो अपने मुद्दों को रख सके। क्योंकि यूनिवर्सिटियां बनारस में है, एक डी यूनिवर्सिटी, वहां से बाहर के बच्चे होंगे, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां बाहर से बच्चे होंगे। तो पॉलिटिकल तरीके से इसको, राजनीतिक तरीके से इसको जोड़ना भी गलत है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ हमारे चुनाव में प्रभाव नहीं भी डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे नुकसान तो इंटेलेक्चुअल्स का होता है। और एक डेमोक्रेसी में 10% इंटेलेक्चुअल, 90% और लोकतंत्र में आपको पता है जिसके साथ संख्या बल होता है वही जीतता है। अब 10% को छोड़ के 90% संख्या बल पर अगर आप फोकस करेंगे, तो 10% जो कल चल के देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें जाएगा, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, तो उसका आप वंचित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, अगर आप हर जगह इंफ्रा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बात करते हैं, आप बात करते हैं कि हम जो है वर्ल्ड क्लास, हमने सब चीज दे दी, लेकिन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप देखिएगा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी पर्सनल इनकम नहीं बढ़ रही है। वो तो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो जो इंडिविजुअल कमाई है उस पर कमाई, क्योंकि सब कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है। आज कैपिटलिज्म में ये चीज कॉन्ट्रेक्चुअल दे दो, 200 रुपए का है, अगर 2 लाख रुपए दे के साफ। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनियां हैं वो तो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है सर, 8-8 हजार, 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आज 8 हजार 10 हजार में काम करने वाला व्यक्ति क्या अपनी जिंदगी को एक मतलब गौरवपूर्ण तरीके जी सकता है? नहीं जी सकता सर, मैं इसको मानता हूं, नहीं जी सकता। और संविधान में डीपीएसपी कहता है हर किसी को अधिकार है कि भी अपना गौरवपूर्ण तरीके जी जाए। तो वही चीज, उन चीजों पर बात होनी चाहिएगा। आज दुनिया का सबसे यूथ नेशन है भारत, और 2045 में यही यूथ सबसे बूढ़ा हो जाएगा सर। आपके पास 25 साल का समय है, और 25 साल में अगर आपने देश की स्थिति को नहीं बदल पाए, तो हमारे पास डिविडेंड जो है ना, उसमें डिपेंडेंट बढ़ जाएंगे, डिविडेंड खत्म हो जाए, डिपेंडेंट बढ़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो 25 साल में आप क्या करने वाले हैं? मुद्दा ये है सर। 25 साल में क्या होने वाला है, ये एक मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दों को यहाँ उठाया गया, ढेर सारी बातों को यहाँ उठाया गया, कई सारे युवा आए, अपने अपने हिस्से की बात रखी, अपने अपने हिस्से की चर्चा की। अंत में हम एक अपील करना चाहते हैं, और ये एक ऐसा कैंपस है जहां हमें लगता है कि अगर इस भूमि से, इस कैंपस से, इस जगह से अगर अपील करेंगे तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसका ज्यादा असर होगा। अपील यही कि तमाम छात्र बड़ी बेबाकी से, बखूबी तरीके से अपने अपने मुद्दे रखते हैं, लेकिन जो अक्सर नेता कहते हैं कि मुद्दों की बात सिर्फ मुद्दों की बात तक ना रह जाए, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अपने हिस्से का वोट भी पड़े। क्योंकि जब मुद्दों की बात करने वाले वोट डालते हैं, तब उन मुद्दों पर असर होता भी ज्यादा दिखाई देता है। तो यही अपील कि इस देश के आखिरी चरण का मतदान बचा है, इस लोकसभा चुनावों का, अपने अपने हिस्से की भूमिका का निर्वहन करना मत भूलिएगा। वाराणसी से, काशी से, बनारस से अमर उजाला की जमीनी रिपोर्ट जो है वो जारी रहेंगी। इस पूरे चुनाव के उत्तरार्ध में हम हैं, लेकिन उत्तरार्ध
कभी अंतिम नहीं होता, उतना ही जरूरी होता है। और ये जरूरत जरूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से हम आपके बीच लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।